तो नारायण, हम लोग द लिविंग वर्ल्ड देख रहे थे। लिविंग वर्ल्ड में हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था डेथ वाला, तो उसका जो लेक्चर था वो ब्लरी हो गया था, मतलब एकदम धुंधला हो गया था। तो दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जब लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो गया तो पता चला कि यार जा इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आज है द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम बेसिकली डेथ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डेथ होता क्या है, क्या डेथ का मतलब हमेशा होता है कि आदमी मर गया। देखिए, जो डेथ होता है, सबसे पहले ये समझना होगा कि डेथ आखिर होता क्या है। डेथ आखिर होता क्या है? जब व्यक्ति का शरीर काम नहीं कर रहा है तो क्या उसको हम डेथ बोलेंगे क्या? कि अब वो व्यक्ति क्या हो गया, मर गया, ऐसा बोलेंगे क्या? जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा ही हो। और क्या डेथ सिर्फ डेथ की वैरायटी है ना, डेथ की क्या है, वैरायटी है। जैसे सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और अभी तो बफर सिस्टम चला हुआ है पूरे इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर, और इसमें लोगों को बहुत मज़ा भी आता है। तो देखो, तो वेस्टर्न कल्चर चला हुआ है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इच्छा आप वो जाकर वहाँ से खाना ले सकते हैं। आपको कोई नहीं पूछने वाला है आप किस साइड से आए हैं और किस साइड से नहीं आए हैं। आप बस पहुँच गए हैं तो आपको खाना मिल जाएगा। तो डेथ के भी वैरायटी हैं कि आप कौन सा मरना पसंद करेंगे। आप बायोलॉजिकल डेथ एक्सेप्ट करेंगे कि क्लिनिकल डेथ एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप सोशल डेथ एक्सेप्ट करेंगे कि साइकोलॉजिकल डेथ एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो, डेथ बहुत प्रकार का है। जो डेथ आप नहीं जानते होंगे शायद वो है डिजिटल डेथ के बारे में। डिजिटल डेथ एक्चुअली क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले कि डेथ आखिर है क्या। डेथ होता है अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ दिस बॉडी। जब बॉडी का अल्टीमेट टर्मिनेशन हो जाए, टर्मिनेट मतलब बंद हो जाए, उसका हर एक सेल मर जाए, तब बोलते हैं कि जीवन लीला क्या हुआ, समाप्त हुआ। 10-12 तरीके के डेथ अभी आपको बताएंगे, जिसमें से आपका 5-6 काम का होगा, बाकी सारे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। जैसे देखिए, एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। एक क्या होता है, बायोलॉजिकल डेथ। देखो, एक है बायोलॉजिकल डेथ जिसमें व्यक्ति कंप्लीट क्या हो जाता है, यही होता है फाइनल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ ही क्या होता है, फाइनल डेथ होता है। उसके बाद है आपका क्लिनिकल डेथ। क्या है क्लिनिकल डेथ? इसमें व्यक्ति टेम्पररी क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद एक है ब्रेन डेथ, ठंड बढ़ गई है, ब्रेन डेथ है। फिर लीगल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, सेलुलर है, सोमैटिक है, एक एनडीई स्टेट है, मतलब नियर डेथ स्टेट है। ऐसे करके लगभग 13-14 है, जिनमें से हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ही सिर्फ हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो, बायोलॉजिकल डेथ में क्या है कि आपके बॉडी का जो हर एक सेल है, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, वो क्या हो चुका है, परमानेंटली डेड कर गया। परमानेंटली क्या हो गया, डेड हो गया है।
इस कंडीशन में जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें क्या कहते हैं कि रिवाइव दो रिवाइव दो। इस कंडीशन में रिवाइवल जो है वो इम्पॉसिबल है। अब वो वापस उसका कमबैक नहीं हो पाएगा। बहुत सारे का कमबैक होता है ना कि 2024 में कमबैक होगा, 2019 में कमबैक होगा, 2050 में कमबैक होगा। तो इस स्टेज में कमबैक नहीं होता है और इसी को क्या कहा जाता है, फाइनल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि जब सारे सेल्स मर गए तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हमारी बॉडी का क्या, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक कुछ भी, वो सभी क्या है, टिश्यू सेल से ही मिलकर बना हुआ है। सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब इस तरीके का होता है तो फिर क्या है वो, तब जा कर के कहीं बेचारा फाइनली ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक इंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है। और जब सारे सेल्स ही मर गए, सारा सिस्टम ही मर गया, तो व्यक्ति बचा कहाँ, तो हो गई उसकी जीवन लीला समाप्त। दूसरा जो डेथ है वो है आपका क्लिनिकल डेथ। वो क्या है आपका, क्लिनिकल डेथ है। लिखेंगे सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अभी सिर्फ ऐसे ही सुन लो। एक होता है क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या है, जैसे कि देखो अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, हार्ट बीट उसका रुक जाए, हार्ट बीट क्या हो जाए, रुक जाए, या फिर सांस लेना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो वो बोला गया है क्लिनिकल डेथ कि हार्ट बीट स्टॉप हो गया। जब ऐसे केसेस में क्या होता है, उसको सीपीआर या फिर डिफिब्रिलेटर दे करके उसको वापस से उसका कमबैक कराया जा सकता है। बायोलॉजिकल में तो कमबैक की कोई गारंटी, मतलब उस बायोलॉजिकल में कमबैक नहीं हो पाएगा। ये जो क्लिनिकल डेथ है इसमें कमबैक होता है। देखते हैं ना जो कॉमन सबसे मतलब वो होता है, इलाज होता है मूवीज वगैरह में, कि कहीं कोई पेशेंट गिर गया तो उसके चेस्ट पर से क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और अचानक से फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, और फिर वही लास्ट में गुंडा को मार देता है, और क्योंकि वही हीरो रहता है बेचारा। तो जो क्लिनिकल डेथ है इसमें हार्ट बीट क्या हो जाता है, टेम्परेरली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मतलब अटक जाता है, ब्रीदिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर टाइम पर उसको सीपीआर, चेस्ट पल्मोनरी रिवाइवल, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग। तो जो सीपीआर दिया जाए या फिर डिफिब्रिलेटर का अगर यूज किया जाए तो उसका क्या हो सकता है, कमबैक हो सकता है। क्योंकि इसमें कमबैक की गारंटी है कि हाँ कमबैक हो सकता है रेयर केसेस वगैरह में, या फिर मोस्टली का कमबैक हो ही जाता है। तो ये तो परमानेंट डेथ हुआ नहीं, फाइनल डेथ हुआ नहीं। इसीलिए जो क्लिनिकल डेथ है इसको टेम्पररी डेथ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेम्पररी डेथ भी कहा जाता है। जो थर्ड नंबर पे है वो है आपका ब्रेन डेथ। क्या है आपका, ब्रेन डेथ है। डेथ आगे लिख लेंगे। ब्रेन डेथ मीन्स ब्रेन का जो सेल है, ब्रेन कंप्लीटली क्या हो गया है, मर गया है। ब्रेन कंप्लीटली क्या हो गया है, मर गया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ब्रेन तो मर गया है लेकिन जो हार्ट बीट है वो मशीन के थ्रू, मशीन की हेल्प से उसको बीटिंग कंटिन्यूअस कराया जाए। ऐसा हो सकता है कि भले ब्रेन काम नहीं कर रहा है लेकिन जो हार्ट है उसको मशीन से क्या काम करवाया जा सकता है। शुरू में ही बता दिया गया है कि ब्रेन यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो गया है, डेड हो गया है। तो अब वो व्यक्ति दोबारा कभी होश में, मतलब वो कभी कॉन्शियस नहीं हो पाएगा। वो कभी अब जीवन में दोबारा समोसे का स्वाद चख नहीं पाएगा कि समोसा मीठा होता है कि तीखा होता है। वो कभी अब जीवन में कलकत्ता का रसगुल्ला चख नहीं पाएगा कि मीठा होता है कि नमकीन होता है। फिलहाल अभी कलकत्ता का रसगुल्ला तो बेचारे बादल जी चख रहे हैं। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि देखो ब्रेन डेड कर गया है, सारे ऑर्गन्स तो काम ही कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑर्गन का डोनेशन बेचारा कर देता है आदमी। ऑर्गन का डोनेशन क्या हो जाता है, आदमी कर देता है। ब्रेन काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका जो किडनी है, लीवर है, लंग्स है, बाकी जो भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली काम
कर रहे होते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि कहता है कि ना इसका तो दिमाग पहले ही से खराब है, दिमाग किसी को लगाओ ही मत, इसके जो बाकी के जो बचे हुए ऑर्गन्स है ना उसी को क्या करो, नीडी पर्सन को डोनेट कर दो, जीवन भर नाम लेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, ऑर्गन लेने के बाद भी कौन किसका नाम ले रहा है कि नहीं। जो 4 नंबर पे है वो है आपका लीगल डेथ। 4 नंबर पे क्या है आपका लीगल डेथ है। देखिए जब भी बात वर्ड ही आता है लीगल, तो लीगल से मतलब क्या आता है कि तो कोर्ट कचहरी की बात होगा, लीगल नोटिस, लीगल केस, लीगल टीम्स होती है ना, तो लीगल का मतलब यहाँ पे वही है जो आप समझ रहे हैं, ठीक। लीगल में जब डॉक्टर ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि अब ये व्यक्ति क्या हो गया है, इस होमोसेपियंस स्पीसीज का मेंबर अब नहीं रह गया है, अब ये वापस से 5 एलिमेंट्स में डिसअपियर करने का इसका टाइम आ गया है, अब या तो इसको ले जाकर के शमशान घाट में जलाइए या फिर इसको कहीं रख दीजिए, अब ये हमारा मतलब स्पीसीज में गिनती इसको नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर अब डिक्लेयर कर देता है कि अब ये व्यक्ति मर गया है, अब वो किसी भी ऑफिशियल मतलब लीगल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसके खाते में 10 करोड़ रुपए हैं और वो अचानक से व्यक्ति की बायोलॉजिकल डेथ हो गई कि आप एकदम सीधा निपट गया वो। अब उस व्यक्ति का जो 10 करोड़ रुपया है, जो उसके बच्चे हैं वो बहुत क्या है एकदम मतलब HD क्वालिटी के पर्सन है, वो अपने पिताजी का 50 पैसा भी बैंक में नहीं छोड़ेंगे, और क्यों ही छोड़ेंगे, उसके पिताजी ने कमाया है तो उसके लिए बैंक वाला, बच्चे कह रहे हैं कि अब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो बैंक वाला नहीं ना मान रहा है। आजकल देखिए अगर किसी का जन्म हुआ तो भी आप जन्म किसका हुआ है, लेकिन जन्म हुआ कि नहीं हुआ कौन सर्टिफिकेट बना कर देता है, बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा बना कर देता है, इवन डेथ सर्टिफिकेट उधर घूम रहा है। डेड आदमी का जो आत्मा है निकल के घूम रहा है कि अरे मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट तो वही बना करके देता है ना कि हाँ अब जा करके मारा। आप तब तक नहीं मारे जब तक आपका डेथ सर्टिफिकेट क्या ना हो जाए, जारी ना हो जाए। इंडिया में ऐसा बहुत कॉमन है कि व्यक्ति मरा है कि नहीं मरा है वो तब डिक्लेयर होगा जब सर्टिफिकेट जारी होगा। अगर मान लेते हैं कि देखो होता क्या है कि देखो कोई एक पर्सन है, उसने एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, 5 साल में वो जो अमाउंट था वो 3 गुना होने वाला था। उस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया और 5 साल में क्या होने वाला था 15 करोड़। अगर वो व्यक्ति क्या था कि 5 साल में अगर 5 दिन पहले मर जाए तो पैसा उसको नहीं मिलेगा 15 करोड़। तो आदमी क्या करेगा 5 दिन इंतजार करेगा और जब डेथ सर्टिफिकेट बनवाएगा तो 5 दिन बढ़वा के उसका क्या लिखवाएगा डेट लिखवाएगा, और तब जाकर के आराम से 15 करोड़ बचाएगा और कहेगा कि पिताजी बहुत अच्छे थे जो 5-5 करोड़ रुपया हम तीनों भाइयों के नाम पे डिपॉजिट करके गए। तो वो भी हुआ कि जो डेथ सर्टिफिकेट था वो तब बनता है जब डॉक्टर बेचारे इशू कर दिया। अब जाकर के आप बैंक में कह सकते कि हाँ ये देखो ये मर चुके हैं 15 करोड़ रुपया खाते में डालो, ये देखो ये प्रॉपर्टी भी हमारी हुई। अब क्यों, क्योंकि ये रहा उनका डेथ सर्टिफिकेट। इस तरीके से भी इलीगल वर्क्स चल रहे हैं। जो 5वां है वो है आपका सोशल डेथ। पांचवा क्या है सोशल डेथ। सोशल मीन्स क्या होता है समाज, सोसाइटी मीन्स समाज। सोशल क्या है कि जब आप समाज से अलग रह रहे हैं, आपको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी में एक नया नाली बना उससे क्या मतलब है, मेरा कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी में उधर चोरी हो गई उससे कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी में आग लग गया कोई मतलब नहीं है। यानी कि सोसाइटी से क्या होता है कंप्लीट कट ऑफ। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, कुछ दिन पहले कोरोना आया था, तो उस टाइम पे लोगों का क्या हुआ था क्या कहा जाता है हाँ लोग आइसोलेट किया जा रहा था। जब लोगों को आइसोलेट किया जा रहा था तो
उस टाइम पे उससे मिलना जुलना क्या होता था, नहीं दिया जाता था कि अभी उस व्यक्ति से मिलना जुलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना जुलना है? क्योंकि अभी बेचारा क्या है ना कि अभी वो आइसोलेशन स्टेट में है। अभी आप जाएंगे तो आपको भी क्या हो जाएगी, कोरोना हो सकता है। तो वैसे केसेस में आदमी को कंप्लीट शीशे में आइसोलेट किया जाता था। अगर कोई एक पर्सन है उसको एक रूम में क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और उसको कोई सोसाइटी से मतलब नहीं है, तो इसको कहा जाएगा सोशल डेथ। कि समाज के लिए क्या हो गया है, वो निकल लिया है बेचारा वो। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कोमा पेशेंट होते हैं उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, कौन कि वो तो बेचारा कोमा में है, उससे कौन मिलने आया कौन नहीं मिलने आया, उसके चाचा फूफा ताऊ कौन मिलने आए थे कौन नहीं मिलने आए थे। जैसे कि सपोज अगर किसी को चोट लग गई हो, किसी को क्या हो गई हो, चोट लग गई हो, और चोट लग गया हो और वो कहीं पे क्या हो, आईसीयू में भर्ती हो, अगर हम उससे मिलने जाएं तो वो उस टाइम पे तो बेचारा उस कंडीशन में भी नहीं होता है कि वो पहचान पाएगा कौन मिलने आया था कौन मिलने नहीं आया था। इवन हो सकता है कि अगर उस टाइम पे वो देख भी रहा हो तो उसकी याददाश्त क्या हो जाएगी, खो जाएगी। तो वो बेचारा उस टाइम पे क्या हो गया है, सोशली वो क्या है, डेड है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि कोमा में व्यक्ति है, वो जब आता है व्यक्ति तो देखता है कि ये आया हुआ है, जैसे ही गया तो इतना मतलब इंस्टेंट मेमोरी लॉस होता है कि वो गए तो व्यक्ति का मेमोरी भी साथ में कहाँ गया। तो ये था सोशल डेथ, कॉमन है आजकल। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन और है वो है आपका साइकोलॉजिकल। क्या है, साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल जो डेथ है ये आजकल अभी के जनरेशन में ये 14 से 25 के जो एज ग्रुप है इसमें आजकल क्या है, कॉमन है। साइकोलॉजिकल का डेथ मतलब क्या, मेंटली व्यक्ति क्या हो गया है, ब्रोकन हो गया है। इमोशनली क्या हो गया है, पूरा उसको मतलब ब्रोकन तोड़ दिया गया है। मतलब उसको अब वो टोटली क्या हो गया है, ब्रोकन हो गया है। उसको अब किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि उसके अब जीने का कोई मतलब नहीं है। उसके मन में दूसरे के लिए फीलिंग्स बिल्कुल भी जीरो है। उसको लगता है कि क्या ये सूरज चांद सितारा करेगा, हम तो चले समुद्र में डूबने। उसको खाने पीने से मतलब नहीं है। साइकोलॉजिकल डेथ जो है 14 से 25 के उम्र में इसलिए आजकल कॉमन हो रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चे टीनेजर्स रहते हैं। जब बच्चे टीनेजर हैं तो उनको अभी लाइफ के बारे में पता नहीं है कि लाइफ कैसे चलेगी, तो वो इधर उधर बेचारे भटक जाता है रास्ता। और रास्ता भटकने के बाद जब उनको ख्याल आता है तब तक बहुत क्या हो जाती है, देर हो जाती है। सपोज डेट कि कोई व्यक्ति है जो एक साथ 12-13 साल से है, 8-10 साल से है, ठीक, एक साथ हैं सब, वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, फ्रेंड्स हैं। जब वो लोग को फिर 8-10 साल के बाद क्या चलेंगे, उनका कॉलेज कहीं और मिल गया, उनका कॉलेज कहीं और मिल गया। जब उनका कॉलेज कहीं और मिल जाता है तो फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो फिर कहते हैं कि नहीं मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चलो जाओ। हालांकि ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर ऑपोजिट जेंडर्स में देखा जाता है। कि अगर मान लेते हैं कि एक लड़का और एक लड़की है, अगर वो दोनों साथ में रिलेशनशिप में इंडल्ज हैं 8-10 साल से, तो जब उन दोनों का क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं। हालांकि देखो इस उम्र में क्या है कि जो मतलब व्यक्ति का दिमाग है ना, उनके हॉर्मोन्स के द्वारा क्या कर लिया गया है, जकड़ लिया गया है। हॉर्मोन्स भारी पड़ रहे हैं। हॉर्मोन्स भारी न पड़े उसके लिए चाहिए कि एक अच्छे टीचर्स से उसकी क्या करवाई जाए, भेंट करवाई जाए, जो टाइम टू टाइम उन पे प्रॉपर गाइडेंस किया जाए। इस एज ग्रुप में प्रॉपर गाइडेंस की भयंकर जरूरत होती है। तो जब वो 8-10 साल से साथ में है, जब उन दोनों का क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये दोनों क्या कहेंगे कि नहीं हम तो जा रहे हैं उधर जहर खाने के मर जाने के लिए, हम जा रहे हैं उधर वो करने के लिए, हम तो चले काशी बनारस। तो इस हिसाब से क्या होता है कि वो बेचारा क्या हो गया, साइकोलॉजिकली डेड हो गया। उसके लाइफ का कोई पर्पस
नहीं रह जाता है। कुछ लोग जाएंगे महीनों दिन वाराणसी में बैठे रहेंगे, कुछ लोग जाएंगे एकदम देश छोड़ के विदेश में निकल लिया और पता चला कि जा उधर ही वो 13वीं उसकी हो गई। तो ये साइकोलॉजिकल डेथ होता है, इस एज ग्रुप में क्या होता है, कॉमन होता है। सोशल और साइकोलॉजिकल थोड़े से मिलते जुलते हैं, दोनों ही सोसाइटी से क्या होता है कि चलो कट लो भागो यहाँ से। उसके बाद जो मोस्ट एक आता है 7, वो है आपका सेलुलर डेथ। क्या आता है, सेलुलर डेथ। जो वर्ड है सेलुलर वो बना हुआ है किससे, सेल से मिल करके बना हुआ है। देखिए जब सेल्स मरना स्टार्ट कर देते हैं तो बोलते हैं क्या, सेलुलर डेथ हो रही है, ठंड बढ़ गई है। सेल्स कैसे मर सकते हैं, एक तो एजिंग की वजह से मर सकते हैं, कि हो सकता है क्या बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए, मतलब उम्र दिन पर दिन तो बढ़ ही रही है। अभी रात के 9:46 हो रहे हैं, तो हर सेकंड के साथ मेरी उम्र क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब वापस से कल 9:46 पे यही सेम टू सेम एज नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, वो घड़ी का वही डिजिट रहेगा, वो टाइम भी नहीं रहता है। तो जब एजिंग हो रही है तो एज बढ़ने के साथ साथ आपके सेल्स भी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। सेल्स कैसे मर रहे हैं, देखिए हर सेल का एक टाइम बनाया गया है कि इतने टाइम के बाद सेल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ह्यूमन बींग्स का भी तो टाइम बनाया हुआ है कि हाँ 70-80 जाते जाते व्यक्ति का अब निकलने का टाइम हो गया है। लाइफ स्पैन नाम का भी तो कोई चीज होता है पढ़े हम लोग। तो सेल्स की मृत्यु एजिंग की वजह से हो सकती है, या फिर मान लेते हैं कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं ठीक, और थोड़ी सी क्या आ जाए, खरोच आ जाए, या फिर आपको चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सेल्स की मृत्यु हो जाती है। सेलुलर डेथ वहां पे भी बोला जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और सामने से कोई क्या आया, बाइक वाला मार दिया। जब सामने से बाइक वाला आया, आपका एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे भर भर के क्या हो गया, आपकी सेल्स की मृत्यु हो जाएगी। इवन मान लेते हैं कि अगर डिजीज हो जाए, तो डिजीज हो जाए तो मान लेते हैं कहीं पे जख्म हो गया ठीक, अब वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां पर कंटिन्यूअस क्या हो रहे हैं, सेल्स मर रहे हैं। तो वो भी एक सेलुलर डेथ के मतलब पार्ट हुआ। जब सेलुलर डेथ बहुत ज्यादा एकदम टॉप लेवल पे चला जाए तो ये आपको बायोलॉजिकल डेथ का रिलेटिव बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। यानी कि जो सेलुलर डेथ है ये आपको लेकर के जाएगा किधर, बायोलॉजिकल डेथ की तरफ। हालांकि जितने भी तरीके का डेथ हैं वो सभी आपको बायोलॉजिकल डेथ का रिलेटिव बना करके ही मानेंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल डेथ का हिस्सा बन जाएंगे। तो देखो ये था सेलुलर डेथ, सेल्स का मरना ठीक। एक है आपका 8 नंबर में सोमैटिक डेथ। कौन सा डेथ, सोमैटिक डेथ। सोमैटिक डेथ क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में क्या हुआ, सुना है कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब चीजें, लंग्स, लिवर बढ़ गया। यानी कि बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ब्रेन काम करना खराब हो गया, ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है। ब्रेन कहाँ से काम करेगा, सारा ब्रेन तो साइकोलॉजिकल डेथ में खराब हो रखा था, तो वो काम कहाँ से करेगा। आप पानी पी नहीं रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो आप फ्रिक्वेंट यूरिनेशन को जा नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका किडनी खराब हो गया। आपने बहुत सारे कुछ बाहर की चीजें खाई, आपका लिवर खराब हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, ब्रेन, लंग्स, किडनी, मेन जो ऑर्गन है क्या हो जाता है, फेल हो गए। जब मेन ऑर्गन ही फेल हो गया तो आपका बॉडी अब प्रॉपर फंक्शनिंग
नहीं कर पाएगा। जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा तो फिर व्यक्ति क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल डेथ का रिलेटिव बन जाएगा। लेकिन देखिए ऑर्गन्स तो फेल हो गए, लेकिन बॉडी में जो बाकी के थोड़े से सेल्स हैं वो थोड़े टाइम क्या होंगे, जिंदा रहेंगे। थोड़े टाइम क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। देखो ये जो डेथ होगा सोमैटिक डेथ है, ये क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डेथ के बीच का है। बायोलॉजिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ में क्या हो गया, डॉक्टर अभी बनाने वाला है कि मरा कि नहीं मरा, मरने वाला है मरने वाला है। और बायोलॉजिकल डेथ में कंप्लीट, यानी कि सारे ऑर्गन्स तो फेल हो चुके हैं, बस डॉक्टर कलम लेके बैठा हुआ है कि बायोलॉजिकली डेथ जिसको हम सर्टिफाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये बायोलॉजिकल डेथ और क्लिनिकल डेथ के बीच का स्टेज समझ में आता है थोड़ा सा। ये था आपका सोमैटिक डेथ। एक है 9 नंबर मॉलिक्यूलर डेथ। क्या है, अभी सिर्फ शॉर्ट में देखने, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। एक है मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूल, आपको वर्ड से ही ध्यान आ रहा है कि मॉलिक्यूलर लेवल बात होने वाली है। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या है कि आपके जो डीएनए हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी के जो प्रोटीन वगैरह हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, अब डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिजेनरेट होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी का बॉडी थोड़ा कहीं से कट किया तो देख रहे कि वो अच्छा वो देखो वो एंजाइम बह के जा रहे हैं, एंजाइम पकड़ लो। अच्छा वो तो प्रोटीन है, उसको उठा कर रखो, डब्बा में रखो और उसको संभाल कर रखो, वो देखो डीएनए जा रहा है वहां पे। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा वो देखो डीएनए हवा में उड़ रहा है ना, उसको पकड़ लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक एंड कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे कि माइक्रो लेवल पे क्या हो जाएगा, हर चीज का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया मॉलिक्यूलर डेथ की। एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे अब सब चीजों की क्या हो जाएगी, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एक है अपरेंट डेथ। ये क्या है, अपरेंट डेथ। अपरेंट डेथ क्या कह रहा है, देखो इसका जो यूज है, हमारे देश के जो आर्मी वाले हैं वो कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं। अपरेंट डेथ में ऐसा लगता है कि व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। उसका जो पल्स है, पल्स रेट जो है वो एकदम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पल्स क्या हो जाता है, एकदम ना के बराबर, कि व्यक्ति को जब डॉक्टर चेक करेगा तो वो कह देगा कि नहीं अब ये पर्सन क्या हो गया, ही सॉरी ही इज नो मोर। ब्रीदिंग एकदम स्टॉप हो जाती है। इतना स्टॉप नहीं होता, इतना स्लो हो जाता है कि अब बेचारा मशीन उसको नहीं संभाल पा रहा है। मशीन कह रहा है कि ना इससे ज्यादा नापने की शक्ति अब मेरे अंदर में नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि व्यक्ति मरता नहीं, जिंदा ही रहता है। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म बहुत क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। चूंकि व्यक्ति पूरा पूरा मरा नहीं, व्यक्ति सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है। एकदम हर वो मशीन जो भी चीज चाहिए व्यक्ति को डिक्लेयर करने के लिए कि ये व्यक्ति अब मर गया है, वो सारा एक्टिविटी वो व्यक्ति शो करेगा। इसीलिए इसको सस्पेंडेड डेथ भी कहा जाता है। अपरेंट डेथ को कहा जाता है सस्पेंडेड डेथ। इसको क्या कहा जाता है, सस्पेंडेड डेथ भी इसको कहा जाता है। ठीक, एक है एनडीई। एक क्या है, एनडीई, नियर डेथ स्टेट। देखो ये जो एनडीई है क्लिनिकल डेथ के काफी क्या है, नजदीक होता है। मतलब नियर डेथ स्टेट, एकदम अभी मरने के क्या है, नजदीक है, बेचारा मरने क्या है, नजदीक है। इसको ब्रेन हाइपोक्सिया भी कहते हैं। देखो ब्रेन हाइपोक्सिया क्या है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का नहीं मिल पाना, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का नहीं मिल पाना। जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है
तो वो ऑर्गन क्या हो जाता है, मर हो जाता है। हालांकि ब्रेन हाइपोक्सिया हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, तब बात करेंगे इसकी। 12 नंबर पे है आपका इरिवर्सिबल डेथ। देखो हाइपोक्सिया और एनोक्सिया में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जो एनोक्सिया होता है, एनोक्सिया में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। एनडीई में सिर्फ ब्रेन हाइपोक्सिया हुआ है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का सिर्फ लेवल कम हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। अगर जीरो हो जाता तो हम लोग कहते हैं एनोक्सिया। ठीक, एनोक्सिया और हाइपोक्सिया में क्या होता है यहाँ पर, इसमें क्या है, ये है ये हाइपोक्सिया, मतलब O2 इज लो, O2 इज लो, ऑक्सीजन क्या है वहां पर, कम है। अब देखो यहाँ पर जो एक है आपका इरिवर्सिबल डेथ। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि अब वापस उसकी आने की मतलब जो चांस है वो क्या है, एकदम जीरो, इरिवर्सिबल है। रिएक्शन पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पे इरिवर्सिबल डेथ है। एक बार जब इस स्टेज को पार कर गए तो वापस उस सीमा में आ पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। देखिए ये बायोलॉजिकल डेथ और ब्रेन डेथ का कॉम्बो है। ब्रेन डेथ में क्या होता है कि ब्रेन एकदम निपट गया बेचारा, तो होता है ना कि ब्रेन जब एक बार काम करना बंद कर दिया तो वापस से उस व्यक्ति का कॉन्शियस हो पाना क्या है, बहुत मुश्किल। अब वापस से व्यक्ति क्या हो जाएगा, कॉन्शियस नहीं हो पाएगा। और बायोलॉजिकल में चला गया फिर तो उसका मतलब भगवान ही मालिक है, फिर अब वो बेचारा आ नहीं पाएगा। उससे भी सुनो, ये है आपका इकोलॉजिकल डेथ। क्या है इकोलॉजिकल डेथ, देखिए जो बायोलॉजिकल डेथ था उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। क्लिनिकल डेथ में भी एक सिंगल पर्सन की मृत्यु हो गई थी। ब्रेन, लीगल, सोशल, साइकोलॉजिकल, सेलुलर, सोमैटिक, मॉलिक्यूलर, एपरेंट, एनडीई, इरिवर्सिबल। 1 से लेके 12 तक में व्यक्ति का क्या हुआ था कि इंडिविजुअली उसका मतलब समापन हो गया था। वो अकेला एक व्यक्ति क्या हो गया था, मर गया था। लेकिन उसके बाद बोला कि ना, एक अकेले के मरने से कुछ नहीं होगा, एक अकेला मरेगा तो पॉपुलेशन थोड़ी कम होगा, हम लोग करेंगे इकोलॉजिकल डेथ। इकोलॉजिकल डेथ में क्या बोला, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं मर रहा है, पूरा का पूरा स्पीसीज ही मर रहा है बेचारा। एक इंडिविजुअल के मरने से थोड़ी काम होगा। तो कोई समझदार व्यक्ति आया और बोला कि ऐसे अगर इंडिविजुअल भी मरोगे तो धरती पर कल्याण कैसे होगा, इकोलॉजिकल डेथ को फॉलो करो। इकोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल नहीं मरता है, इकोलॉजिकल डेथ में पूरा का पूरा स्पीसीज ही खत्म हो जाता है। मतलब ये इंडिविजुअल नहीं, स्पीसीज लेवल का डेथ है। ये देखो ये क्या इकोलॉजिकल डेथ क्या है, डेथ एट स्पीसीज लेवल, यानी कि इंडिविजुअल लेवल से भी एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग इकोलॉजिकल डेथ को अडेप्ट करेंगे, तब जाकर के धरती पर का क्या होगा। ये जो देखिए डायनासोर नहीं है, डोडो भी एक्सटिंक्ट हो गया है, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब इस धरती पर मतलब है ये नहीं है, वो क्या नहीं है, वो अब वो है ही नहीं। तो जब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो वो क्या कहेंगे, उनका इकोलॉजिकल डेथ हो गया है, मतलब एकदम स्पीसीज लेवल पे उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब बेचारे उनका नॉट इवन ए सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर धरती पर होमो सेपियंस को छोड़ दिया जाए तो सबका एक ना एक दिन इकोलॉजिकल डेथ क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। कहीं इस बीच में होमो सेपियंस ही ना आ जाए, क्योंकि होमो सेपियंस ने जिस तरीके का अभी गदर मचा रखा है, एक दिन होमो सेपियंस का भी इकोलॉजिकल डेथ हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है।
बायोलॉजिकल डेथ से कब इकोलॉजिकल डेथ में आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जब बादल जगह नौकरी कलकत्ता में लग सकता है तो फिर होमोसेपियंस का इकोलॉजिकल डेथ काहे नहीं हो सकता है। चलिए फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा। अभी एक आते हैं डिजिटल डेथ की तरफ। 1 से लेकर 13 तक कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ये जो डिजिटल डेथ है ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे दुनिया क्या हो रही है, मॉडर्न हो रही है। धीरे धीरे जनरेशन क्या हो रही है, बेवकूफ बनते जा रही है, क्योंकि जनरेशन में तेज बनने वाला तो लक्षण दिख नहीं रहा है। तो एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया हुआ है डिजिटल डेथ के बारे में। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल है नहीं एक्चुअली में इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोले तो फेसबुक पे दिखा रहा है कि एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है कि सिन 2 मिनट एगो। यानी कि व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका जो सोशल डाटा है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वो क्या है, अभी जिंदा है। ऑनलाइन रिकॉर्ड क्या है, जिंदा है। हार्ट ब्रेन भले है चाहे नहीं है, लेकिन इंस्टा उसका एक्टिव है, गूगल ड्राइव एक्टिव है, व्हाट्सएप क्या है, एक्टिव है। आदमी का डेथ बायोलॉजिकली तो हो गया है, लेकिन अभी उसका डिजिटल इमोर्टैलिटी चल ही रहा है। अभी व्यक्ति का कहिए उदाह संस्कार हो गया है, 13वीं का पूरी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी व्यक्ति क्या है, फेसबुक पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए जा रहा है बेचारा। तो इस तरीके से भी वो चल रहा है। लाइफ खत्म हो गई तो क्लाउड लाइफ उसका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये डिजिटल डेथ खत्म तब होगा, मतलब ये जो डिजिटल लाइफ है इसका बेचारा का, ये तब एंड होगा जब इसका पासवर्ड क्या होगा, मरेगा। यानी कि जब तक पासवर्ड डाई नहीं होगा तब तक ये व्यक्ति अभी डेथ घोषित नहीं कर पाएगा बेचारा अपने आप को। तो इस तरीके से इन सब डेथ के जो तरीके थे लगभग 14, कितने हैं, हाँ 14। इसमें से जो आपको पढ़ना है वो एक है आपका बायोलॉजिकल डेथ, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक और कौन सा है, सेलुलर है, सोमैटिक है, ये पढ़ना है आपको। और ब्रेन डेथ भी पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है प्रीमेन, हाँ बायोलॉजिकल, क्लिनिकल और ब्रेन, तीनों पढ़ना है जी। बायोलॉजिकल, क्लिनिकल, ब्रेन और एक सेलुलर और सोमैटिक, ये 5 आपको एकदम मेन है। ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखो तो जो पढ़ना है उसको हम डिटेल में देखेंगे। जो है बायोलॉजिकल डेथ, देखिए सब मच्छर के यहीं पे राज है। देखिए बायोलॉजिकल डेथ में हम क्या बोले थे कि जितने भी सेल्स हैं, एंटायर सेल्स क्या हो गए हैं, मर गए। सारे सेल्स क्या हो गए हैं, मर गए हैं। और सारे सेल्स कंप्लीटली मर गए हैं, तो इसीलिए उनका कमबैक क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में जो कमबैक है व्यक्ति का, वो कमबैक हो ही नहीं पाएगा। और कमबैक करके करेगी भी क्या, मान लेते हैं कि किसी का जीवन में बहुत बुरा हाल हो रखा, तो वो कमबैक होके करेगा भी क्या। इसी बायोलॉजिकल डेथ को ट्रू डेथ भी कहा जाता है, या फिर इसी को ही फाइनल डेथ कहा जाता है। अच्छा देखिए जो ये बायोलॉजिकल डेथ है, आखिर मतलब इस स्टेज पे होता क्या है। कहते हैं ना कि अभी हम ये काम कर रहे हैं, तो वो काम में आखिर कर क्या रहा है। अभी हम मैनेजर हैं, तो मैनेजर का काम क्या है। अभी हम एक एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का काम क्या है। अभी हम एरिया मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, तो इन सब चीज़ों का आखिर काम क्या है। तो वैसे ही आखिर जब बायोलॉजिकल डेथ होती है तो इस कंडीशन में होता क्या है। देखिए हार्ट गया, ब्रेन गया, लंग्स साइड में निकल गया, लीवर कह रहा है कि नहीं हमसे तो उम्मीदें मत रखो, किडनी बेचारा खुद पड़ा हुआ है। सारे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो सब क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। यानी कि जितने भी
देखिए, ऑल वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल मीन्स जरूरी, ऑल वाइटल ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग। जितने भी आपके जरूरी कागजात हैं जो कि आपको जिंदा रखने में सहायता कर रहे थे, वो कागज अब जला दिए गए हैं। यानी कि जितने भी आपके जरूरी ऑर्गन्स थे उन्होंने काम करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम तो चले अपना। सारे सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब ईच एंड एवरी सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, अब वो भी काम करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, बोला कि नहीं हम भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद तो होगा ही, एटीपी, एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगे। और हाँ, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डीएनए है, जो प्रोटीन्स हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब डीएनए जब मॉलिक्यूलर लेवल पर जब डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर व्यक्ति का बच पाना बहुत क्या है, मतलब वो निकल गया, सब कुछ हो गया है, तभी तो बेचारा बायोलॉजिकल डेथ तक पहुंचा हुआ है। ये आखिर होता कब है? देखो, डेथ का भी सीक्वेंस है कि पहले क्लिनिकल डेथ होगी, कि पहले ब्रेन डेथ होगी, कि पहले ही बायोलॉजिकल डेथ हो जाएगी। तो ये सारा सीक्वेंस हम लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सीक्वेंस भी देख लेंगे कौन से डेथ का कौन सा सीक्वेंस है। देखिए, जब क्लिनिकल डेथ व्यक्ति की हो जाती है, जब व्यक्ति का क्या हो जाता है, क्लिनिकल डेथ हो जाता है, तो उसके मतलब 5-10 मिनट के बाद फिर बायोलॉजिकल डेथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखो, यानी कि ये कब होता है, आफ्टर 5 to 10 minutes ऑफ क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ एक बार डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया तो अब जाकर के 5-10 मिनट के बाद बायोलॉजिकल डेथ का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब डीएनए उसका डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, अब प्रोटीन्स वगैरह क्या होने लगे हैं, अपने आप मतलब डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चूंकि सारे ऑर्गन्स भी ऑलरेडी क्या हो गए हैं, देखो शुरू में ही कहा गया है कि एंटायर सेल्स डेड कर गए हैं, एक एक सेल क्या हो गया है, मर गया है। किडनी का सारा सेल मर गया है, लिवर का सारा सेल मर गया है, आंख का सभी सेल्स मर गया है। जब सभी सेल्स मर चुके हैं तो क्या उनके सभी ऑर्गन्स भी मर चुके हैं? क्या क्या ऑर्गन अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है? जब ऑर्गन आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो आप उनको डोनेट करके कहां से पुण्य कमाइएगा? यानी कि इस स्टेज में आने के बाद ऑर्गन का जो डोनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस केसेस में नो ऑर्गन डोनेशन इज पॉसिबल, नो ऑर्गन डोनेशन इज पॉसिबल। इस स्टेज में आप ऑर्गन का डोनेशन नहीं कर सकते हैं। आपका डोनेशन ऑर्गन लेके करेगा भी क्या कौन? ठीक, ये देखो, आखिर मतलब एक बार जब बायोलॉजिकल डेथ हो गई, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया हाँ ये फाइनली मर गया है बेचारा, जब बायोलॉजिकल डेथ हो जाए उसके बाद आखिर होता क्या है, बॉडी तो अब ऐसे ही पड़ी हुई है, ऊपर से तो दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर एक होता है आपका ऑटोलाइसिस, एक बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑटोलाइसिस होता है, और एक होता है प्यूट्रिफैक्शन। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। आप हाइड्रोलाइसिस पढ़े होंगे, कैटालिसिस पढ़े होंगे। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, पानी का टूटना, तो यहाँ पे ऑटोलाइसिस का मतलब होता है खुद का टूटना। यानी कि जो सेल्स होंगे, सेल्स, हर सेल्स का अपना क्या है, एंजाइम है, उनके सॉरी उनके खुद के ही एंजाइम उनको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि सेल्स जो हैं अपने ही एंजाइम के द्वारा बेचारे बर्बाद हो गए। यानी कि यहाँ पे देखो, सेल्स
गेट ब्रोकन बाय इट्स ओन एंजाइम। सेल्स जो है अपने ही एंजाइम्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, मरना बेचारा स्टार्ट कर, उनका जो एंजाइम है उनको ही खाना स्टार्ट कर देगा। और प्यूट्रीफैक्शन में क्या है कि बॉडी के जो बैक्टीरिया है या फिर बॉडी में मरने के बाद जो बैक्टीरिया बेचारे बन गए या फिर बैक्टीरिया जो पहले से थे वो अब बॉडी को क्या कर देंगे, डीके करना स्टार्ट कर देंगे। प्यूट्रीफैक्शन में क्या है, डीके ड्यू टू बैक्टीरिया। ऑटोलाइसिस में सेल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ है एंजाइम्स के थ्रू। प्यूट्रीफैक्शन में बैक्टीरिया के थ्रू इनका डिकेइंग स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखेंगे कि जो ये ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शन है, कहाँ पे लिखो इसको, यहाँ पे देख लो। ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शन ओनली स्टार्ट्स आफ्टर बायोलॉजिकल डेथ। ये बायोलॉजिकल डेथ के बाद ही स्टार्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ब्रेन काम कर रहा है और उधर बॉडी में बैक्टीरिया जो है शरीर को खाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो देखो कुछ कुछ जो सेल्स जिंदा रहते हैं बॉडी में, ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति का अभी डेथ हुआ तो सभी सेल्स अचानक से मर गए, नहीं। देखो हर सेल का एक मरने का टाइम होता है कि तभी तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति का कुछ एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु अगर हो गई तो उसी टाइम उसका सारा ऑर्गन मर थोड़ी जाता है, कुछ देर तक जिंदा रहता है तभी तो उसका मतलब ऑर्गन डोनेशन हो पाता है बेचारे का। ब्रेन सेल है बेचारे के, ब्रेन सेल लगभग 10 मिनट तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो भी मतलब 2-4 घंटे तक आराम से जिंदा रहता है। बोन के जो सेल्स हैं वो 5-6-7-8 घंटे तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। उसके बाद मतलब कुछ उनका हो पाता है। तो ये था आपका बायोलॉजिकल डेथ के बारे में। एक है आपका क्लिनिकल डेथ। देखो देखो क्लिनिकल डेथ अभी हम लोग पढ़ेंगे। डेथ जो है, डेथ जरूरी है। डेथ जरूरी इसीलिए है कि अगर डेथ नहीं होगी किसी की तो धरती पे क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग बढ़ जाएगी। धरती पे क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग बढ़ जाएगा। जब ओवर क्राउडिंग बढ़ जाएगा तो धरती पे पैर रखने भर का भी जगह नहीं रह जाएगा। भले किन्हीं को लगता होगा कि हम लोग मर जाते हैं तो अच्छा नहीं होता है, फिर देखो पता नहीं कैसे घर बार चलेगा, कैसे ये दुनिया संसार चलेगा, तो उतना नहीं सोचना है। डेथ बहुत जरूरी है और का बैलेंसिंग भी तो जरूरी है। अगर कोई लोग मरेगा ही नहीं तो धरती पर बैलेंस कैसे बना रहेगा। पृथ्वी पर बैलेंस क्या है, बनाना जरूरी है। ओवर क्राउडिंग कम होती है इससे, वरना जैसे कि देखो कहीं पे अगर भीड़ लग जाए 1000 लोगों की तो हम लोग क्या देखते हैं कि एकदम मतलब पैर रखने का जगह नहीं है। जब पैर रखने का जगह नहीं है 1000 लोगों में ही, और इतने लाखों लाख साल से धरती पर होमोसेपियंस हैं, अगर उनका मतलब ओवर क्राउडिंग कम नहीं होता तो आज हम और आप पैर रखते कहाँ पे। शहरों में देखते हो फ्लैट्स बने होते हैं एकदम आसमान में, एकदम गगनचुंबी फ्लैट्स, स्काई हाई टावर्स बने होते हैं। यानी कि वहाँ पे जगह नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो ओवर क्राउडिंग कम हो इसके लिए डेथ क्या है, जरूरी है। तो एक है हमारे पास जो दूसरा था डिटेल में पढ़ना था, वो है आपका क्लिनिकल डेथ के बारे में। देखिए क्लिनिकल डेथ क्या है कि इसमें जो है पर्सन का हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग है ये टेम्परली क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है। यानी कि हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग
स्टॉप्स टेम्परेरली, मतलब थोड़े टाइम के लिए क्या है, अटक गया है बेचारा, लेकिन जो ब्रेन सेल है वो जिंदा है। ब्रेन सेल क्या है, जिंदा है। अगर देखो जब हार्ट बीट काम करना बंद कर दे या फिर जब आदमी सांस नहीं ले तो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मरा हुआ ही घोषित कर दिया जाएगा। टेक्निकली तो क्या हो गया है वो, टेक्निकली तो व्यक्ति क्या हो गया, मर ही गया, लेकिन रिवाइवल पॉसिबल है। रिवाइवल क्या है, पॉसिबल है। जैसे तो सीपीआर वगैरह या फिर कुछ देंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। आखिर देखो क्लिनिकल डेथ के स्टेज में होता क्या है, हार्ट बीट तो पहले बेचारा काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा, हार्ट स्टॉप। देखिए इस कंडीशन में होता क्या क्या है, लिखो इसको। हार्ट स्टॉप हो जाएगा। हार्ट स्टॉप को ही कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अरेस्ट क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होकर के गया है तो वापस से अगर कोई छुड़ाने जाएगा तो छूट जाएगा, पल्स क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो जब हार्ट स्टॉप हो गया तो कहा कि ना चलो छोड़ो उधर, उसके बाद फिर ब्रीदिंग भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ब्रीदिंग स्टॉप्स, जब सांस रुक जाता है इसको बोलते हैं एपनिया। एपनिया को डिटेल में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एपनिया हो जाता है। अब देखो कभी मान लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई व्यक्ति डेड कर गया है तो डॉक्टर जो है एक अच्छी क्वालिटी का टॉर्च उसकी आंखों में जला करके देखता है। वो देखता है कि क्या जो व्यक्ति है वो लाइट को रिस्पॉन्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या वो जो व्यक्ति की जो प्यूपिल है वो डायलेट कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में प्यूपिल क्या होता है, डायलेट रहता है। और मजे की बात यह है कि देखो जैसे कि उसको लगता है कि जो आंख है अब आंख में जान नहीं रह गया है, आंख अब लाइफलेस हो गया है, जो शरीर है वो हल्का पीला पड़ जाता है। व्यक्ति देखो कोई व्यक्ति अगर डेड हो जाता है तो बॉडी एकदम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि अब उस बॉडी में मेटाबॉलिज्म नाम का चीज क्या हो गया है, अब रुक गया, अब मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही सीपीआर देंगे या फिर डिफिब्रिलेटर देंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, हो सकता है उसका रिवाइवल हो जाए। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, देखो सीपीआर का मतलब हार्ट, जो सी है, सी यहाँ पे हार्ट के लिए स्टैंड है, हार्ट पे रख के क्या करते हैं, करते हैं हम लोग चेस्ट पे रख के। तो हार्ट मतलब सी, सी मतलब कार्डियो, कार्डियो का देखते हो जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो सी जो है, सी यहाँ पर कार्डियो के लिए मतलब वर्ड रखा गया है। उसके बाद फिर आता है पी, पी मीन्स पल्मोनरी, पल्मोनोलॉजिस्ट लंग्स के स्पेशलिस्ट को कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक। तो लीवर के लिए सॉरी लंग्स के लिए क्या रखा गया, पी फॉर पल्मोनरी। जो आर है, आर ही रिवाइवल, आर फॉर रिवाइवल यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिवाइवल, ये उसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इससे व्यक्ति क्या होता है, अगर सांस कहीं अटक गया है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, वापस से जिंदा हो जाता है। अलग से अगर कोई आर्टिफिशियल मतलब डिफिब्रिलेटर सीपीआर दिया जाए, मशीन कुछ यूज किया जाए तो व्यक्ति वापस से फिर उठ के कहेगा कि नहीं अभी तो हम क्या जाएंगे, लड़ाई करने जाएंगे। चूंकि देखो हमने बाहर से कुछ उसको सुविधा दिया, मशीन सपोर्ट दिया, तो व्यक्ति वापस से क्या हो गया, लाइफ में आ गया। तो जब व्यक्ति वापस से लाइफ में आ जाए तो उसको बोला गया है टेम्परेरी डेथ। उसको क्या बोला गया है, टेम्परेरी डेथ बोला गया है। ये परमानेंट डेथ तो हुआ ही नहीं। आखिर देखो व्यक्ति क्लिनिकल डेथ के कंडीशन में कब पहुंचेगा,
अगर हार्ट बीट रुक गया है तो कब रुक सकता है, हार्ट स्टॉप कब हो सकता है, सांस लेना कब रुक सकता है। देखो, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी को क्या आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, देखिए हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। हार्ट अटैक को क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो वो क्लिनिकल डेथ की कंडीशन में पहुंच सकता है। या फिर कोई व्यक्ति कभी सुन कह रहे हैं, कहीं भी नदी में खुले में नहाने जाए, अगर कहीं व्यक्ति खुले में नहाने जाता है और जब अचानक से वो डूबने लगता है, तो जैसे ही उसको क्या होता है, वहां के जो मछुआरे होते हैं छान के पानी के बाहर निकालेगा, तो उसके चेस्ट को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। तो क्या करेगा, वो पानी बेचारा बाहर उगलेगा बहुत सारा भर भर के। जब पानी भर भर के उगला तो अचानक से उसके सांस में सांस आया और फिर कहेगा कि नहीं, फिर अभी नहाने जाएंगे। तो यानी कि डूबने के कंडीशन में ऐसा हो सकता है। व्यक्ति के घर पे बिजली बिगड़ गया हो, जब बिजली बिगड़ जाए तो कहेगा कि नहीं, हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे, हम खुद ही इसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। खुद जाएगा और बिजली का बिल वहां पर सही करेगा। जब बिजली वहां पे हाथ डाला प्लग में तो उसको मार दिया झटका 440 वोल्ट का। जब 440 वोल्ट का झटका मारा तो हार्ट तो काम करना ही भूल गया। ऐसे कंडीशन में फिर हो सकता है सांस उसके अटक जाए, तो उसको अगर सीपीआर वगैरह दे तो हो सकता है रिवाइवल, मतलब जिंदा हो सके। रिस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो आए दिन होते ही रह रहा है, क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि बच्चे दूसरे का सुन नहीं रहे हैं, बाइक चलाएंगे एकदम पूरा 400 के स्पीड में। जब भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है तो इतना उनको गहरा सदमा लगता है कि हार्ट बीट अटक जाता है वहीं पे। सीपीआर यूज करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, वो हो सकता है कि वापस से आ जाए। अब देखो, अगर एक्सीडेंट हो ही गया है, अगर एक्सीडेंट क्या हो ही गया है, तो उस टाइम पे भयंकर ब्लड लॉस होने की संभावना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारा एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब थोड़ा चोट लग गया था। तो वैसे कंडीशन उसका बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया। जब उसका भयंकर ब्लड लॉस हो गया तो वो बेचारा क्या हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गया। अब उसको कंटिन्यूअस ब्लड की जरूरत थी। तो जो रिलेटिव थे या फिर जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जब बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक क्या कहते हैं, बॉडी से ब्लड या फिर कोई भी बॉडी का फ्लूइड, जो वाटर है बॉडी में, वो भी उसका फ्लूइड के काम उसको बोलते हैं। तो जब इस चीज की कमी हो जाए तो भी क्लिनिकल डेथ के कंडीशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। फिलहाल जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था अभी वो ठीक है। ठीक, हमें लगता है कि बॉडी में फ्लूइड के नाम पे सिर्फ ब्लड ही भटक रहा है। बॉडी में सिर्फ फ्लूइड के नाम पे ब्लड ही नहीं है। जब ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा, ब्लड में तो खुद बेचारा 75 आइटम घूम रहा है वहां पे, गिनती नहीं कि अच्छा बॉडी में ये भी है, बॉडी में ये भी है। अब देखो, ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है कि व्यक्ति तो थोड़े टाइम के लिए उसका हार्ट वगैरह फंस गया है। तो अगर सोचेगा, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति होगा एकदम दिलदार आदमी, तो कहेगा अच्छा ऐसा है क्या, चलो फटाक से ऑर्गन डोनेशन कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है। इस कंडीशन में क्या है, ऑर्गन डोनेशन इस कंडीशन में क्या है, पॉसिबल है, और बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब देखो, इसके बाद एक है आपका ब्रेन डेथ के बारे में, ये तीसरा देख लो। ब्रेन डेथ क्या होता है, वो सुने हो कि हम तो मरेंगे, 4 लोग को लेके मरेंगे, हम तो पानी में डूबेंगे ही, जो बचाने आएगा उसको भी डुबाएंगे।
ब्रेन तो बेचारा मरेगा ही, आसपास के एरिया को भी मार डालेगा। यानी कि ब्रेन सेल्स और साथ साथ जितने ब्रेन स्टेम हैं वो सभी क्या हो जाता है, परमानेंटली बेचारे अब काम करना बंद कर दिए। वो बोला कि नहीं अब हम देख, जैसे कि होता है ना कि किसी के आसपास में आग लगी, तो आग लगा तो अगल बगल का भी 4-10 घर का हो जाता है, उसमें झुलस जाता है। वैसे ही ब्रेन डेथ में है, ब्रेन के सारे सेल्स तो मरेंगे ही, आसपास के सेल्स को भी मार देंगे। हो सकता है कि ब्रेन डेथ हो गया है लेकिन हार्ट फंक्शनिंग हो, हार्ट क्या हो, फंक्शनिंग हो, मशीन के थ्रू हेल्प हो सकता है। लेकिन चूंकि ब्रेन यहाँ पर डेड कर गया है, ब्रेन यहाँ पर क्या हो गया है, डेड हो गया है, ब्रेन बेचारा काम नहीं कर रहा है, अब वो जीवन में दोबारा कभी कॉन्शियस स्टेज में नहीं आ सकता है। हो सकता है कभी कुछ अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कॉन्शियस हो भी जाए, लेकिन 99.9999% केसेस में कॉन्शियसनेस के चांसेस दोबारा से नहीं है। अब वो व्यक्ति दोबारा चाहकर भी समोसा का स्वाद नहीं चख पाएगा, अब व्यक्ति दोबारा चाह करके भी रसगुल्ला का मीठापन टेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बस आंखें उसकी भले देख रही है लेकिन वो बेचारा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, क्या कहें क्या नहीं कहें। उसको तीखा खिलाओ खा रहा है, मीठा खिलाओ खा रहा है, पानी दो पी रहा है, लेकिन वो बेचारा कॉन्शियस नहीं है। वो कॉन्शियसनेस हम लोग देखे थे कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस हम लोग देखे ही थे। कॉन्शियसनेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर था, जबकि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं था। ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। देखो, जब कोई व्यक्ति कोमा में है तो कोमा का भी अलग अलग स्टेज है। जब हाईएस्ट स्टेज में व्यक्ति कोमा में पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं कि व्यक्ति ब्रेन डेड पर्सन है। ठीक, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कोमा ही व्यक्ति का क्या है, ब्रेन डेड क्या है, माना जाता है कि ब्रेन अब कंप्लीटली क्या हो गया है, डेड हो गया, आसपास के सेल्स भी क्या हो गए, मर गए हैं। अब व्यक्ति का वापस से इस दुनिया में आ पाना मुश्किल है। आखिर इस स्टेज में होता क्या है, ब्रेन डेथ के स्टेज में होता क्या है, यहाँ पर देखो इसको लिख दो, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कोमा। कोमा का क्या है, ये हाईएस्ट स्टेज है। देखो, ब्रेन तो पहला बात की एकदम पूरा फंक्शन अब कभी करेगा नहीं, ब्रीदिंग और रिफ्लेक्सेस अब वो काम कर नहीं रहे हैं। हार्ट भी जो है वो मशीन की हेल्प से बाहर का कुछ सपोर्ट लेकर के उसको चलाया जा रहा है। यानी कि अगर जो डॉक्टर है वो उसके आंख पे टॉर्च मारे तो अभी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। उसको अगर इंजेक्शन दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, उंगली कट गया, कहीं पे नमक लग रहा है, वो बेचारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कि ना ही वो पेन मतलब दर्द, ना ही वो दर्द को महसूस कर पा रहा है, ना ही वो लाइट को मतलब कुछ कर रहा है, ना ही साउंड को बेचारा वो रिस्पॉन्स दे पा रहा है। जैसे अगर मान लो कि कहीं आसपास में डीजे बज रहा हो, कहीं आसपास में बहुत ज्यादा साउंड बज रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कान को बंद कर लेते हैं। सामने से सपोज तेज लाइट आ जाए तो आंख क्या कर लें, हम लोग बंद कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई हमें क्या है अचानक से मार दे तो हम उस पेन को क्या कर पाते हैं, फील करते हैं। तो व्यक्ति जो इस स्टेज में ब्रेन डेथ कंडीशन में पहुंच जाता है तो वो ना लाइट को रिस्पॉन्स कर पाता है, ना ही वो दर्द को रिस्पॉन्स कर पा रहा है, और ना ही वो साउंड को, मतलब कोई भी चीज को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। साउंड सुनना है तो दिमाग को तो चाहिए ना, दिमाग तो वहां पे काम ही नहीं कर रहा है। अब देखो, ये किस किस कंडीशन में ब्रेन डेड हो सकता है, व्यक्ति आखिर कब कब कर सकता है, जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, हैवी ब्लड लॉस हो जाए, फिर दिमाग काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो वैसे केसेस में देखने को मिल सकता है। सेरेब्रल हेमरेज होता है, कभी कभी कहता है ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। एनोक्सिया और हाइपोक्सिया, अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, पहले तो ब्रेन को लो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एकदम कम 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 कम, और अचानक से कम होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि पहले हाइपोक्सिया होगा, फिर एनोक्सिया का कंडीशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, व्यक्ति ब्रेन डेड के एथी में पहुंच सकता है। अगर ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो जाए, कभी कभी देखते हैं ना कि हाँ इन्फेक्शन हो गया है,
वैसे कंडीशन में भी ब्रेन डेथ पर्सन हो सकता है। ब्रेन का इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस हो जाए या फिर इंसेफेलाइटिस हो जाए, तो ये सब ब्रेन के क्या है, इन्फेक्शन है। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति का दिमाग क्या हो जाता है, एकदम मर जाता है, ब्रेन डेड पर्सन हो गया उसका काम। अब देखो हाँ, प्रोलॉन्ग्ड कार्डियक अरेस्ट, अगर ऐसा कंडीशन है तो भी व्यक्ति कहा जाता है ब्रेन डेड। हाइपोक्सिया और एनोक्सिया बता दिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लो सप्लाई होना, और एनोक्सिया मतलब बिल्कुल भी वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ये दो केसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, चलो इसको बाद में देखेंगे हम लोग। ब्रेन डेड में व्यक्ति का जो कमबैक है वो नहीं हो पाएगा। अब देखो व्यक्ति यहाँ पर दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, जो पर्सन है उसका यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशन में उसका जो आइडियल स्टेज है किस चीज का, ऑर्गन डोनेशन का। ऑर्गन डोनेट करने के लिए ये स्टेज काफी क्या है, आइडियल है। इस सिर्फ दिमाग ही तो नहीं काम कर रहा है, बाकी लीवर किडनी वो सभी तो क्या कर रहे हैं, फंक्शनल है। तो उनका डोनेशन क्या है कि अच्छा टाइम शुभ मुहूर्त देख कर ऑर्गन क्या करवा लो, डोनेट कर दो, है ना। चलो देखो अभी हम लोग को एक थोड़ा सा देखना था एपनिया के बारे में। एपनिया देख लो, एपनिया क्या होता है। ये था ब्रेन डेथ के बारे में। इसके बाद एक सेलुलर है, लेकिन उससे पहले तो एपनिया देख लो यहाँ पर क्या है। एपनिया में जो पर्सन होता है वो खुद सांस नहीं ले पाता है। ऑक्सीजन मास्क देखिए ना लगाया जाता है वहां पर, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि पेशेंट कैन ब्रीथ, इसको हेल्प लेना पड़ेगा ऑक्सीजन मास्क का। ऑक्सीजन मास्क का क्या लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, मशीन्स के थ्रू उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा। एपनिया भी यहाँ पर 3 तरीके का बताया गया है, सेंट्रल, ऑब्स्ट्रक्टिव और मिक्स्ड। देखो ये मजा आ जाएगा। एक होता है सेंट्रल, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होता है मिक्स्ड। सेंट्रल एपनिया का क्या मतलब है, सेंट्रल एपनिया का मतलब है कि देखो ब्रेन जो है हमारी बॉडी को क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है कि ये काम करो, वो काम करो, इस एंजाइम की जरूरत है, ये एंजाइम बनाओ, ये वाला एंजाइम बहुत बन गया है, इसको मत बनाओ, यहाँ चलो वहां चलो। ब्रेन क्या करता है, कमांड करता है। ब्रेन क्या करता है, कमांड करता है। तो एपनिया के कंडीशन में जो ब्रेन है वो सांस ले, ब्रीदिंग को कमांड ही नहीं कर पाता है बेचारा, ब्रीदिंग को कमांड नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ब्रेन में सॉरी सेंट्रल एपनिया में जो ब्रेन है ब्रीदिंग के लिए सिग्नल्स ही नहीं भेज पा रहा है। कांट सेंड सिग्नल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए सिग्नल ही नहीं भेज पा रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि सिग्नल तो भेज पा रहा है, लेकिन बेचारा का जो एयरवे है वो एयरवे गेट ही ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि सिग्नल तो है लेकिन पाथ ब्लॉक हो गया है। पाथ क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। पाथ नहीं है, सिंपल से समझ लो, पाथ ही यहाँ पर नहीं। जैसे कि देखो अगर कोई एक व्यक्ति है वो एक लोहे के रूम में क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो अंदर से वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है, अंदर से वो हेल्प के लिए क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। और बाहर में कुछ लोग खड़े हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए एकदम आतुर हैं कि हाँ हम मदद करेंगे, हम उसको बचाएंगे, हम उसको चुनाव लड़वाएंगे। ठीक, अगर अंदर से अगर कमांड पे कमांड मिल रहा है और बाहर से लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं, लेकिन बेचारा कैसे करेगा, रास्ते नहीं है। नदी के व्यक्ति इस पार है, वो सहायता चाहिए और लोग सहायता करना भी चाह रहे हैं, लेकिन सहायता करने वाले लोग तो नदी के उस पार है, नाव है ये नहीं है।
तो कहाँ से बेचारा सहायता कर पाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में यही है कि सिग्नल तो ब्रेन भेज रहा है, हवा भी बाहर एटमॉस्फेयर में है, लेकिन पाथ ही ब्लॉक है, तो बेचारा कहाँ से हवा आ पाएगा। सबसे मजेदार है मिक्स्ड वाला ये कह रहा है कि ना ही ब्रेन सिग्नल भेज पाएगा और ना ही ये सांस ले पाएगा, यानी कि ना कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है कि ना इधर ब्रेन सेंड सिग्नल्स और पाथ भी क्या है बेचारे का ब्लॉक हो रखा है, यानी कि दोनों का क्या है ये मिक्स्ड है। ये है सेंट्रल प्लस ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल प्लस ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक, तो इसमें इतना ही था। अब हम लोग जो सेलुलर डेथ है ये हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे। तो डेथ से क्या सीखे कि डेथ जो है एक अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ क्या है, लाइफ है। अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ क्या है, लाइफ है। ओवर क्राउडिंग कम करने का क्या है, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। ओवर क्राउडिंग को कम करने का दो तरीका हो सकता है, या तो डेथ रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर दो या बर्थ रेट को कम कर दो। जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन नहीं 12th में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसको आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए। जो पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उस टाइम पे दोनों ऑप्शन दिया रहता है कि या तो पॉपुलेशन रेट को क्या कर दो, हाई कर दो, या तो डेथ रेट को क्या जो डेथ रेट है इसको एकदम हाई कर दो, या जो बर्थ रेट है उसको कम कर दो। होशियार लोग डेथ रेट को हाई करने का डिमांड करते हैं। ठीक, तो ठीक है, लेक्चर 5 में हम लोग सेलुलर डेथ से स्टार्ट करेंगे।